So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced. And here I am with lecture 6 of mole concept. जी हाँ, we are doing complete physical chemistry for JEE Advanced 2024 and 2025 students, जिसमें हम मोल कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था और शुरू के 5 लेक्चर्स हमने कर लिए थे। बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो हमारे केम IIT ऐप में ऑलरेडी डन है। ऐप में ऑलरेडी हमने पूरे चैप्टर्स को कवर कर दिया है। कुछ छोटा मोटा पोर्शन बचा हुआ है। मैं बोल सकता हूँ 90% ऑफ पार्ट इज बीइंग कंप्लीटेड। 90% पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ छोटा मोटा पोर्शन बचा है, लाइक केमिकल काइनेटिक्स का एक लेक्चर बचा हुआ है। हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इसमें कंप्लीट करना है। यस, मुझे पता है ये करना है। देन हमें एक छोटा सा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री है। सब कुछ कंप्लीट करेंगे बेटा, परेशान मत हो। अभी आपके एग्जाम को 13 महीने हैं एटलीस्ट, और अगर 90% पोर्शन कंप्लीट करा दिया गया है तो ये 10% कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे से करा दिया जाएगा। तो अभी आप इस पे थोड़ा फोकस करिए, इस पोर्शन को कंप्लीट करिए, इसके पीछे ना पड़े रहें। अरे सर ये कब होगा, ये अरे हो जाएगा यार, परेशानी वाली बात नहीं है उसमें। एक चीज़ और बची हुई है, हर चैप्टर के असाइनमेंट्स आपको अपलोड हो जाएंगे। पहले आप थ्योरी अच्छे से पूरा कंप्लीट तो करें। असाइनमेंट ऑफ एवरी चैप्टर विल बी अपलोडेड। शायद एक दो चैप्टर्स के अपलोडेड हैं, बट और बेटर सिस्टमैटिकली आपको एवरी चैप्टर के असाइनमेंट अपलोडेड मिलेंगे। और फिर मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज के बारे में तो बात किया ही है आपसे। जैसे मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कोर्स चल रहा है, ओसी का जो कोर्स चल रहा है, जैसे ये खत्म होगा, वी विल ब्रिंग दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स फॉर कंप्लीट केमिस्ट्री। ओके, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सभी के लिए हम ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स लेकर आएंगे। फिलहाल आप फोकस इस पे कर सकते हैं। आप चाहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपकी कमज़ोर है या कमज़ोर नहीं भी है और आप चाहते हैं एक अपर एज लेना उसमें, कि हाँ यार एक बेहतर लेवल की चीज़ें चाहते हैं प्रॉपर एक्सप्लेन्ड वे में, तो भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स हमारा कंप्लीट अवेल कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्स अवेल कर सकते हैं। ओके, सो ये रही डिटेल्स। और अभी तक हमने 5 लेक्चर मोल के किए और जो प्री रिक्वेस्ट है उन 5 लेक्चर्स में हमने कर लिया है। मतलब नाउ अगर आपने 5 लेक्चर्स देखे हैं, यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट विथ एनी अदर चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। और अगर आपने ये रोड मैप वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें, जहाँ मैंने थोड़ा प्रॉपर सीक्वेंस बता दिया है, तो वो आप थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, सो चलो लेट अस बिगिन विथ लेक्चर नंबर 6। तो लास्ट लेक्चर में व्हाट वी डिड वाज, हमने कंसंट्रेशन टर्म फिनिश किया था और स्टोइकियोमेट्री हमारा स्टार्ट हुआ था। स्टोइकियोमेट्री का मैंने आपको जो बेसिक आइडिया होता है उसके पीछे वो अच्छे से दे दिया था कि एक्सेस रिएजेंट क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, मोल्स होते हैं, स्टोइकियोमेट्री का मतलब मोल्स होता है, ये बेसिक आइडिया हमने दे दिया था। आज कुछ करेंगे एकदम बेसिक इलस्ट्रेशंस। अच्छा, कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि ये जो मैं इलस्ट्रेशंस करा रहा हूँ ये एक्चुअली एडवांस लेवल क्वेश्चंस करा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये इलस्ट्रेशन सिर्फ मैं आपको टॉपिक का आइडिया देने के लिए करा रहा हूँ, और ये मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये जो शुरू के चैप्टर्स हैं, इसको मैं कुछ इसी तरह से पढ़ाता हूँ। अगर एक्चुअल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस वैसे तो बहुत ज़्यादा इस पे आते नहीं हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि एक प्री रिक्विजिट टाइप का चैप्टर है, तो एकदम डायरेक्ट तो बहुत सारे एडवांस के क्वेश्चंस पे आते नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं टफ क्वेश्चंस की। बट स्टिल इसके टफ क्वेश्चंस हम करेंगे आफ्टर द टॉपिक एंड्स। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, डोंट थिंक कि बहुत एकदम मैं सुपर डुपर एडवांस प्लस लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, नहीं। मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आप क्लास 10th से 11th मूव कर रहे हो और अभी आपने सिर्फ 5 लेक्चर ही पढ़ी है।
मोल कंसेप्ट की, सिर्फ 5 लेक्चर। अभी 10th का आप वो जो फालतू पढ़ाई है वो करके आ रहे हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक जनरल एक स्टूडेंट को मैं इमेजिन करके, एक अबव एवरेज स्टूडेंट को मैं इमेजिन करके चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब कोई बच्चा 10th में ही मोल कंसेप्ट पढ़ लिया है, फिर सर ये तो आसान लग रहा है, तो भाई ठीक है, आसान लग रहा है तो जाओ कुछ और कर सकते हैं आप, है ना। तो हमारा जो अभी आइडिया है ये इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। और अगर आपको आसान लग रही कुछ चीज़ें या ऐसा लग रहा है ये हमको आता है, तो आप दूसरे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर टफ प्रॉब्लम्स करना है तो हमारी जो रियल रैंक बूस्टर्स वाले सीरीज़ है, रियल एडवांस सीरीज़ है, वहाँ पर आपको ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो कि आपका दिमाग ब्लो करेंगे, ठीक है, तो आप उनको कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। So today we'll be doing some basic illustrations of stoichiometry, जिससे आप थोड़ा बहुत ये समझेंगे कि हाँ stoichiometry को किस तरह से अप्लाई करना होता है। So stoichiometry के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं, चलिए। So let us take these questions. So the question number 81 आप देखिए, when a certain amount of octane is burned completely, this much gram of CO2 is formed. What is the mass of H2O formed simultaneously? Yes, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए that when a certain amount of octane is burnt completely, that is C8, that is C8H18, C8H18 is burnt. कभी भी बेटा कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो ऑक्साइड्स बन जाते हैं, कार्बन का कार्बन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ऑक्साइड, दैट इज वाटर। तो ये आपको मिलेगा CO2 प्लस H2, CO2 प्लस H2O, एंड बैलेंस करेंगे आप तो इधर 8 आ रहा होगा, इधर 9 आ रहा होगा। अब इधर हो गया ये 16 और 9 हो गया ये आपका 25 ऑक्सीजन, so this will be 25/2. Okay, this much gram of CO2 is formed. अब एक बहुत ही छोटी सी चीज आप देख सकते हैं कि आपको यहां से इंफॉर्मेशन, देखो सभी पूरा इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिलेगा। मतलब स्टोइकियोमेट्री जैसे टॉपिक के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज एवरीथिंग। इससे आपको पूरा आइडिया मिल जाता है कि चीजें क्या है क्या नहीं है। तो क्या बोला जा रहा है बेटा कि 8 मोल्स CO2 के बन रहे हैं तो 9 मोल्स पानी के बन रहे हैं, बस अब यहाँ पर ग्राम्स में बता दिया है। तो अगर इसके दिस मच बाय 44 इतने मोल्स होंगे, तो अगर इतने मोल्स CO2 के बन रहे हैं तो वाटर के कितने मोल्स बन रहे होंगे? तो बहुत सिंपली 8 मोल्स CO2 से 9 मोल्स वाटर के बनते हैं। सो 7 पॉइंट, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, अपॉन 44 मोल्स CO2 से वाटर के कितने मोल्स बनेंगे। सिंपल एक जो यूनिटरी मेथड आप करते हैं सिर्फ वही है। सो दिस इज 9/8 इंटू 7.04/44। सो दिस इज द मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म। अब उसके बाद आपको यहाँ पर मास चाहिए, तो आप वाटर का मोलर वेट दैट इज इंटू 18 कर दीजिएगा, तो आंसर आपको ग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज, देखिए थोड़ा अभी लिमिटिंग वगैरह जो रिएजेंट है उसका भी कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, वेट करते हैं उस क्वेश्चन के लिए। If rocket were fueled with kerosene and liquid oxygen, what mass of oxygen would be required for every liter of kerosene? अच्छा, kerosene एक हाइड्रोकार्बन ही है। Assume kerosene to have average composition of C14H30. Actually kerosene में different hydrocarbons mixed होते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो मान लो एक एवरेज फॉर्मूला दे देते हैं C14H30 एंड डेंसिटी ऑफ दिस मच। तो चलिए ठीक है, बढ़िया है। फॉर एवरी लीटर ऑफ केरोसिन दे आर सेइंग
एंड वी नीड ऑक्सीजन मतलब कंप्लीट कंबशन. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है बेटा. C14H30 यू नीड ऑक्सीजन. अगेन बनेगा तो CO2 और H2O ही बनेगा, तो यही बैलेंस करना है कर लीजिए. 14 तो 14, 30 तो 15 हाइड्रोजन. नाउ for every liter of kerosene, suppose we have 1 liter of kerosene, and since density is 0.792 gram, 0.792 gram per ml, that will be 792 grams for 1 liter. Quite obvious. So this is actually 792 grams डिवाइडेड बाय इसका मोलर वेट. आप देख सकते हैं 14 इंटू 12 प्लस 30, जो भी मोलर वेट होगा ये आपका आ गया मोल्स. ये आ गए आपके मोल्स ऑफ केरोसिन. बस वही बात है कि इतने मोल के लिए ऑक्सीजन कितना लगेगा. व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है ये मोल्स, तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा लगेगा. बैलेंस कर लो ऑक्सीजन को. ये 15 और ये 28, 15 and 28, which is 43. So this will be 43 by 2, that is 21.5 मोल्स लगते हैं एक मोल के लिए. फिर वही यूनिटरी मेथड बैठा लो कि एक के लिए इतना लगता है तो इतने के लिए कितना लगेगा. तो ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा बेटा, इसी में आप मल्टीप्लाई कर दोगे. 43 by 2 ये मोल्स आ गए. मास चाहिए, इनटू कर दीजिएगा 16 इंटू 2, क्योंकि O2 है तो 16 इंटू 2 32 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एंड यू विल गेट द मास ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड. ओके, नाउ लेट अस ट्राई the next question. So question number, let us pick question number 83, and it says air contains 20% oxygen by volume. मतलब ये कि अगर आप 100 ml एयर का लेते हैं तो उसमें से 20 ml ऑक्सीजन है. What volume of air is needed at 0 degree and 1 atm? 0 डिग्री 1 atm में आपको पता है कि अगर 1 मोल आप ऑक्सीजन का लेंगे, एज्यूमिंग इट टू बी आइडियल, तो इसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर्स. फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 80 ग्राम्स ऑफ मीथेन. फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 80 ग्राम्स ऑफ मीथेन. नाउ चलिए, अब यहां पर बस आपको क्या बोला जा रहा है कि मीथेन में आप डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं डाल रहे हैं. बहुत इजी बात है, आप समझिएगा. मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझाता हूँ आपको लिख के. थोड़ा स्पेस चाहिए इसके लिए मुझे. सो लुक, क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसा है कि आपको मीथेन का कराना है कंबशन और आप उसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं डाल रहे हैं, आप एयर डाल रहे हैं. और एयर में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो मीथेन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं. अब एयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से तो है नहीं, सिर्फ 20% है, ऐसा रफली माना जा रहा है. तो आपको ये बताना है कि अगर 80 ग्राम मीथेन है तो 80 ग्राम मतलब CH4, 12 प्लस 4 दैट इज 16 ग्राम. तो इसका गिवन मोलर वेट होता है. तो कितने मोल्स आपके मीथेन के हैं? हाँ, 80/16 मोल्स आपके हैं मीथेन. इतने मोल्स के लिए ऑक्सीजन कितना लगेगा पहले ये पता कर लेते हैं, फिर ये पता चल जाएगा कि एयर कितना लगेगा. क्योंकि एयर थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि उसका मात्र 20% ही ऑक्सीजन है. ठीक, क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है. सो फर्स्ट लेट अस राइट द इक्वेशन. दिस CO2 प्लस H2O, ये ऐसा आपने लिखा तो बहुत क्लियरली दिख रहा है. 4 तो यहाँ पर ये 2, तो 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. सो इतने के लिए O2 रिक्वायर्ड विल बी
80/16 into 2 moles, that will be सिंपल है कैलकुलेशन इसलिए कर दे रहा हूं, 10 मोल्स। तो ऑक्सीजन के 10 मोल की जरूरत होगी, ठीक है, ऑक्सीजन के 10 मोल्स की जरूरत होगी अपने को। अच्छा, तो O2 का अगर हमें 10 मोल्स चाहिए तो कंप्लीट एयर के चलो ऐसे देखो, O2 का अगर आपको 10 मोल चाहिए तो O2 की वॉल्यूम कितनी हो गई, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो पुरानी वाली एसटीपी कंडीशंस हैं, 1 atm 22.4 लीटर। तो O2 का वॉल्यूम हो गया बेटा 224 लीटर्स, जो आपको O2 का वॉल्यूम चाहिए। लेकिन आपको यहां पूछ रहा है एयर का क्या वॉल्यूम लगेगा, एयर का क्या वॉल्यूम लगेगा। तो खैर ये दिया हुआ है 10 लीटर, 50 लीटर, 1120, तो आंसर तो आपका आ चुका है। और आप निकाल भी सकते हो कि एयर का 20% ये, तो एयर की वॉल्यूम अगर x है तो उसका 20%, क्लास 5-6 की परसेंटेज यूज करना है बस, और कुछ नहीं। दिस मच इज 224 लीटर्स। तो आपको यहां पर बताना है कि भाई x क्या है, ठीक है। तो ये x ऑब्वियसली यही आएगा 1120 लीटर्स। तो आई होप ये भी थोड़ा सा आपको समझ आ रहा हो। इसमें यही करना है यार, थोड़े बेसिक लेवल 1 के प्रॉब्लम्स करने, हाँ फिर लेवल 2 के प्रॉब्लम्स भी करने, बट डोंट एक्सपेक्ट that you will get several questions from mole concept in JEE Advanced. Directly you will not get such questions. बहुत ही कम चांसेस है, आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। अब आप बोलोगे सर 2019 में देखो पेपर 2 में यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, आता है, बट ज़्यादा जेई का फोकस रहता है कि इसको इनडायरेक्टली पूछ ले। हर क्वेश्चन में आपको कहीं परसेंटेज निकालने बोल देगा, कभी परसेंटेज यील्ड दे दिया होगा, है ना। तो छोटे छोटे ही कंसेप्ट इसके ज़्यादा करो, बहुत ज़्यादा मोल में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि मोल के आप 100 क्वेश्चन एडवांस लेवल के बना रहे हैं, नॉट नीडेड एक्चुअली, क्योंकि कुछ है नहीं ज़्यादा, है तो कैलकुलेशन, थोड़े कैलकुलेशंस बढ़ेंगे, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन में 2-4 चीज़ें मिक्स होंगी और उससे ज़्यादा कुछ। सो नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 84। चलिए, एक्राइलोनाइट्रिल C3H3N, स्ट्रक्चर वगैरह अभी नहीं बता रहा मैं इसका, आप ये एक्राइलोनाइट्रिल वगैरह पढ़ेंगे आगे, अभी सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है, पॉलीमर्स में पढ़ेंगे आप इसको। इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, अच्छा आप भी गया, सिंथेटिक फाइबर्स, दैट इज एक्राइलिक्स बनाने के लिए ये मोनोमर यूज होता है। इट कैन बी मेड फ्रॉम प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन C3H6 काइंड ऑफ एल्काइन है, सॉरी एल्कीन है, C3H6 प्रोपीन का ही कॉमन नेम है प्रोपाइलीन, बाय रिएक्शन विथ नाइट्रिक ऑक्साइड। कोई खास इसका मतलब है नहीं आपके लिए, आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, बस इसको देखिए। इट इज काइंड ऑफ अनबैलेंस्ड, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्राइलोनाइट्रिल मे बी फॉर्म फ्रॉम 420 प्रोपाइलीन एंड एक्सेस NO, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस NO बोल दिया है तो फिर लिमिटिंग यही हो गया। तो क्या बताए थे लास्ट क्लास में कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। सो जस्ट आप देख लीजिए, इसके मोल्स निकाल लीजिए, बैलेंस करेंगे पहले। देखना आप यहाँ पर इसके x मोल्स के लिए इसका y मोल्स बन रहा है, तो इसके 1 मोल से इसका y/x मोल बनेगा। फिर देखो 420 kg में इसके कितने मोल्स हैं, तो उसके हिसाब से y/x इंटू उतने मोल्स ऑफ ये बन जाएंगे, एंड यस दैट विल बी द आंसर। फिर उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, सेम कंसेप्ट है, नथिंग न्यू अबाउट इट। Now let us do question number 85. Question number 85, it says a quantity of 2.76 gram of calcium silver carbonate Ag2CO3 solid है, is strongly heated and yields a residue weighing. One thing I should tell you that silver carbonate when heated forms silver oxide and carbon dioxide, but that silver oxide formed is also not that stable. Thermally it is also not stable.
So it further decomposes to silver and oxygen. So what final product we get after the decomposition of silver carbonate is silver plus CO2 plus oxygen. This is what we get ultimately after thermal decomposition of silver carbonate. Being strongly heated yield a residue weighing, residue मतलब silver ही है residue. This is the only residue we have because these two are volatile substances, CO2 and O2, they will escape. So बस हो गया, देख लो सिल्वर कार्बोनेट है 2.76 ग्राम इसका यूज किया गया है. बैलेंस्ड है क्या ये? हाँ बैलेंस्ड ही है. तो ऑक्सीजन के लिए आप यहाँ पर हाफ लगा सकते हैं. दिस इज बैलेंस्ड. And 2.76 gram of silver carbonate is there. So 2.76 gram divided by the molar weight. एक मोल से 2 मोल बनता है, तो ये जो भी मोल सारे होंगे इसका डबल मोल्स सिल्वर बन जाएगा. तो सिल्वर कितना बन रहा है? 2.76 बाय मोलर वेट इंटू 2. ये सिल्वर के मोल्स हो गए. सिल्वर के मोल्स, सिल्वर का मास चाहिए 108 है, तो 108 से इंटू करिए एंड यू विल गेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर प्रोड्यूस्ड. यू विल गेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, अब थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं. ठीक है, इतने काफ़ी हैं. आप ये जो बचे खुचे क्वेश्चन है थोड़े बहुत इनको भी कर लीजिएगा, ये भी आपसे हो जाएंगे. मैं फिर से बता दूं, ये नीरज कुमार बुक है, बहुत ही फेमस, और मेरे हिसाब से अभी तक मार्केट में अवेलेबल जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स हैं फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. बहुत अच्छे चीज़ें आपको इसमें मिलती है, वैरायटी भी अच्छे मिल जाते हैं क्वेश्चन के. कॉन्सेप्चुअल जो थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा है इसमें. कलेक्शन उसका न्यूमेरिकल तो खैर बहुत ही अच्छे कलेक्शन है. सो यस, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. इफ़ यू सॉल्व दिस बुक कंसेप्चुअली, सभी चीज़ों को समझ के, नॉट जस्ट बाय लुकिंग एट द सोल्यूशन एंड कि हाँ अच्छा समझ आ गया, ऐसे नहीं होता है. सोल्यूशन देख के नहीं होती पढ़ाई कि सोल्यूशन देख लिए हाँ समझ आ गया, आगे बढ़ गए, ये चैप्टर तो हो गया मेरा, ऐसे नहीं होता. आपको गिवन टाइम पे अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए और अगर आप उसको एक बार में एग्ज़ाम वाले सेटअप में सब बैठ के सॉल्व कर पा रहे हैं, तब आप समझिए कि हाँ आपका चैप्टर हो गया. बहुत बच्चे ऐसा होता है समझ ही नहीं पाते कि यार हमारा चैप्टर हुआ है या नहीं. उनको लगता है कि हाँ हो गया है, उनको लगता है बहुत बार कि हाँ यार हो गया है, क्योंकि हमने तो ये बुक बना ली है. कैसे बना ली है? सॉल्यूशन देख देख के उसको बना लिया है ना. तो उससे नहीं होता है, आप इस बात को समझिए. फिर से ये बोलना चाहूँगा, अगर आप इस बुक को बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेवल 1 के हर क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं, ऐसी रैंडमली कुछ 15-15, 20-20 क्वेश्चन आप बना के बस एक प्रैक्टिस करके आगे बढ़े. लेवल 2 वाले प्रॉब्लम्स को बनाएं. बहुत सारे प्रॉब्लम है, कॉम्प्रीहेंशन बहुत सारे मिल जाते हैं, सिंगल डिजिट इंटीजर, 4 डिजिट इंटीजर, बहुत कुछ मिल जाता है. ठीक है, मोर देन वन करेक्ट भी अच्छे कलेक्शन है. मतलब दिस अ कंप्लीट बुक एंड इट इज़ फ्रीली अवेलेबल. इससे अच्छी क्या बात होगी. ये PDF आपको बहुत आराम से मिल जाएगा. ठीक है, तो हाँ अब फ्री में अवेलेबल है तो उसको ये मत सोच लेना कि यार हो गया फ्री में है तो थोड़े नहीं उतना अच्छा होगा. बेस्ट बुक है. ठीक है, आपके मॉड्यूल वगैरह जो होते हैं ना, उनसे भी मैं कंपैरिजन करूँ अगर, तो इसको मैं थोड़ा हाई रेट करूँगा. जनरली बुक्स को आप मॉड्यूल से थोड़ा नीचे रेट करते हैं, बट इसको मैं थोड़ा सा हाई रेट करूँगा. चलिए, so a mixture of N2H2 is caused to react in a closed container to form ammonia. The reaction ceases before either reactant has been totally consumed. अच्छा, तो वही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया जा रहा है. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन टू रिएक्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर टू फॉर्म अमोनिया. ठीक है, रिएक्शन तो बहुत मामूली सा रिएक्शन है, आपने बैलेंस भी कर लिया. The reaction ceases before either reactant has been totally consumed. अच्छा, at this stage 2 moles each of N2 and H2 and ammonia are present. रिएक्शन शुरू तो किया गया था,
बट रिएक्शन रुक गया है, दोनों में से कोई भी अभी खत्म नहीं हुआ है बट रिएक्शन रुक गया है। कैसे रुका है वो राम जाने, कैसे रुका है, रोक दिया गया होगा। एंड H2N2NH3 आर प्रेजेंट, द मोल्स ऑफ N2H2 प्रेजेंट ओरिजिनली वर, शुरू में कितने थे मोल्स। तो अभी जो है आप ये समझिए कि जो फाइनली जो आफ्टर द रिएक्शन हैज बीन सीज्ड, ये कितना बचा है, ये भी 2 मोल बचा है, ये भी 2 मोल बचा है, और मजे की बात ये है कि ये भी 2 मोल बचा है। अच्छा, सो द मोल्स ऑफ N2 and H2 प्रेजेंट ओरिजिनली वर, यही बात है, एट दिस स्टेज 2 मोल्स ईच ऑफ N2H2 एंड अमोनिया आर प्रेजेंट, और बताना है कि इनिशियली कितने थे। ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि इनिशियली बराबर थे या क्या थे, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, बट मिक्सचर था एक, बस इतना बताया गया है। तो अभी अगर आप इसको थोड़ा सा ऑप्शंस उठा के करते हैं तो कैसे होगा अप्रोच, देखा जाए। देखो, अगर ये 4 और 4 मोल लेते तो कभी ऐसा हो सकता था क्या, खुद ही सोचो। क्योंकि अगर इसका 1 मोल रिएक्ट होता है तो इसका 3 मोल रिएक्ट होता है, तो अगर दोनों के बराबर ले लेते आप तो 2-2 मोल बराबर तो बच ही नहीं पाते, है ना। तो इससे एक बात समझ आती है कि हाइड्रोजन थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं लगता। ये ऑप्शन तीनों में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन थोड़ा ज्यादा लिया गया है, बट मेरा मानना है कि 1 से 3 है तो थोड़े और ही ज्यादा हाइड्रोजन ले लेता हूं मैं। जहां पर मुझे नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन दिखते हैं, मैं चलो उसके साथ टेस्ट करता हूं, 3 और 5 के साथ टेस्ट करता हूं। सपोज ये 3 और 5 रहा होगा, तो क्या ऐसी सिचुएशन में ये आके पहुंचेगा। अब आप देखो बेटा, जब वो 3 है वो 5 है, अमोनिया जो है, अब ये कितना यूज हुआ, देखो 3 से ये कितना यूज हुआ, समझ रहे हो। 3 से अब ये 2 बचा है, दैट इज नाइट्रोजन का 1 मोल यूज हुआ है, 1 मोल रिएक्टेड, 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट करा है। अच्छा, तो हाइड्रोजन का कितना करेगा, 1 का 3 करता है, 3 करना चाहिए तो -3 मोल होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल हुआ है -3 मोल, तो 2 मोल हाइड्रोजन के बचे हैं। अच्छा, इसको ऑप्शन उठा के ही करो, है ना, वो एक्स वाई लेके कोई मतलब। अब देखो, क्या इसके 2 मोल बनेंगे, अरे हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल ही बनता है। आप इसके रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई लिमिटिंग वाली बात नहीं है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, कोई खत्म नहीं हुए। तो 1 से 2 बनता है, तो हाँ 1 से 2 बना, 3 से 2 बनता है, हाँ तो 3 से भी 2 बना, दोनों के रिस्पेक्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो आपको स्टोइकियोमेट्री का एक थोड़ा बेहतर आइडिया दे रहा होगा। सो यस, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। चलिए, अब थोड़ा बहुत लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड इस पे भी चर्चा करते हैं। सो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेट अस टेक सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। क्वेश्चन नंबर 1 सेज, आप पढ़ लीजिए पहले, एन अमाउंट ऑफ दिस मच मोल्स ऑफ सिल्वर प्लस and this much moles of chromate reacts together to form solid silver chromate. What is the amount of silver chromate formed? Quite a easy one. मास वास आप देख लीजिएगा, मैं बस आपको थोड़ा सा अप्रोच बता देता हूँ। तो देखिए, आपके पास है Ag प्लस और क्रोमेट CrO4 2- रिएक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म Ag2CrO4 एंड यू कैन इजिली चेक कि 2 मोल्स इसके लगते हैं और 1 मोल उसका लगता है। अब आपको Ag प्लस का जो गिवन अमाउंट है, Ag प्लस का वो है 10 की पावर -3 मोल्स। तो Ag प्लस का गिवन अमाउंट है 10 की पावर -3 मोल्स, एंड क्रोमेट का भी 10 की पावर -3 मोल्स। ये गिवन अमाउंट है, ठीक है, ये इसका बोला जा रहा है कि सिल्वर का, क्रोमेट का जो मास है वो कितना बनेगा। तो देखो, दोनों बराबर हैं, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल रिक्वायर्ड होता है,
उसके एक के लिए उसका 2 मोल रिक्वायर्ड होता है। तो अगर इसका इतना अमाउंट है तो इसकी रिक्वायरमेंट इसकी डबल होनी चाहिए थी। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि जो सिल्वर प्लस है वो रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में कम है, रिक्वायरमेंट के कंपैरिजन में कम है, इसलिए Ag प्लस आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। और प्रोडक्ट तब तक ही बन पाएगा जब तक लिमिटिंग रिएजेंट बचा हुआ है, और इस वजह से मैं सिर्फ इसको इसके साथ रिलेट करूंगा अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। सो 2 मोल से 1 मोल बनता है, तो 10 की पावर -3 मोल से इसका हाफ, दैट इज 10 की पावर -3/2 मोल्स ऑफ सिल्वर का क्रोमेट Ag2CrO4 विल बी फॉर्म्ड। अब आप मोलर मास दिया हुआ है, मोल्स बता दिया है, इनटू करके आंसर मास में है, तो आप देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। ओके, सो दिस वाज बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, ऑल्दो इट वाज क्वाइट इजी। ये मैं कर देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन इजी दिख रहा है मुझे, छोटे छोटे नंबर से। एन अमाउंट ऑफ 0.3 मोल ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विथ 0.2 moles of potassium phosphate, the maximum moles of KCl which may form। चलिए, तो रिएक्शन है सिंपल, स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 रिएक्शन विथ पोटेशियम फॉस्फेट K3PO4 forms SrPO4 32 plus KCl। थोड़ा बैलेंस कर लीजिएगा, क्या हो रही है बैलेंसिंग। KCl, this is 3 strontium, this is 3 phosphate, this is 2, now chloride 6, potassium 6, so this should be 6। I hope this is balanced now, yes this is all balanced now। अब दिया गया क्या, यहां से क्या दिख रहा है, बस मैंने पहले ही बोला आपको, बहुत बार ये बात बता दी कि बैलेंस्ड रिएक्शन सब कुछ आपको चीख चीख कर बताता होता है कि कितने मोल्स किसके चाहिए, कितने मोल्स कितने लग रहे हैं, सब कुछ बता रहा है। तो आप ये देखें, 0.3 मोल अगर इसका दिया है, उसका 0.2 मोल दिया हुआ है, 0.3 मोल इसका दिया हुआ है, 0.2 मोल इसका दिया हुआ है, 0.3 एंड 0.2 मोल इसका दिया हुआ है। तो KCl कितना बनेगा। तो यार यहाँ तो मुझे लग रहा है कि लिमिटिंग कोई है ही नहीं, क्योंकि 3 के लिए अगर वो 2 चाहिए, 3 मोल के लिए अगर वो 2 मोल चाहिए, तो 0.3 के लिए वो 0.2 ही चाहिए होगा। सो नथिंग इज लिमिटिंग हियर। तो KCl कितना बनेगा वो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में देख सकते हो, 2 का 6 बनता है, तो 0.2 का 0.6 बनेगा, दैट्स इट। 3 का 6 बनता है तो 0.3 का 0.6 बनेगा। देयर वाज नथिंग इन इट, एक नॉर्मल सी बैलेंसिंग करनी थी आपको, और आपका आंसर आ चुका है। चलो एक आंख और देखते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। कुछ थोड़ा ढंग का दिख रहा हो। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अमोनिया बर्न्ट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट hydrogen, how many moles of NO may be obtained? Same concept, you just need to balance this reaction and apply the same concept. Equal masses of iron and sulfur are heated to form FeS, and the fraction of original mass of excess reagent that is left unreacted। Same वही है, आपको excess reagent बताना कौन बच रहा है। चलो ठीक है, इसको एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, लेट अस सॉल्व। इक्वल मास ऑफ आयरन एंड सल्फर आर हीटेड टुगेदर। सल्फर को आप S ही मानिए, सो Fe प्लस S फॉर्म्स FeS। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट। दोनों के इक्वल मासेस को लिया गया, कुछ भी मास आप मान सकते हैं यार, X मान सकते हो, 100 मान सकते हो, चलो मैं 100 ग्राम इसका मान ले रहा हूँ।
या फिर थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 56 ग्राम्स मान लेता हूँ। इसका भी 56 ग्राम, इसका भी 56 ग्राम लिया गया, एंड देन दे आर हीटेड टू फॉर्म दिस। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल मास? तो पहली चीज दिख रही है, दोनों का एक एक मोल चाहिए। अब इसका तो तुम्हारे पास एक मोल है क्योंकि 56 इसका मोलर वेट है, लेकिन इसका आप देखें तो 56/32 मोल्स है, जो कि एक मोल से ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो कि एक मोल से ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इसका कितना मोल बच जाएगा? एक के साथ एक ही रिएक्ट करेगा, तो बच कितना जाएगा? लेफ्ट सल्फर के मोल्स 56/32 -1, दैट विल बी 24/32, आई गेस 24/32 यही आएगा। हाँ ठीक है, 24/32 विच इज नथिंग बट 3/4 मोल्स। 3/4 moles of sulfur will left unreacted. So what is the fraction of original mass of excess reagent? कितना बचा है? तो 3/4 moles में कितना मास आएगा? into 32 सल्फर का मास, so that will be 8 which is 24. तो 24 ग्राम्स आपका बचा हुआ है, और इनिशियली टोटल फ्रैक्शन का पूछ रहा है, ओरिजिनल मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। ठीक है, तो सिर्फ एक्सेस रिएजेंट के ओरिजिनल मास से पूछ रहा है ये। तो एक्सेस रिएजेंट का ओरिजिनल मास 56 ग्राम्स था, और उसका 24 ग्राम्स जो है वो बचा हुआ है। तो सिर्फ इस फ्रैक्शन को बताना है, क्योंकि बस एक्सेस रिएजेंट का फ्रैक्शन पूछ रहा है, वो टोटल के साथ नहीं पूछ रहा है। ठीक है यार, तो ये कर लेना कितना आ रहा है फ्रैक्शन। 3/8 से 3/7 विच इज 0.4 के आसपास, कुछ 0.43 के आसपास। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा एक आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप अप। आई होप आपको ये ठीक से समझ आ गया होगा। सीक्वेंशियल पैरेलल रिएक्शन करेंगे, थोड़ा यूडियोमेट्री कर ले उसके बाद। तो ये हुई बात स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट की। स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट, ये बातें हुई खत्म। अब एक स्टोइकियोमेट्री का ही एक आप समझ सकते हो, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे और देखेंगे यूडियोमेट्री ये क्या होता है। ठीक, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या ये कुछ नया है, क्योंकि आपने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। क्या ये कुछ नया है या फिर वही है जो पढ़ते आए हैं? तो मैं बोलूँगा कि जो आपने अभी तक पढ़ा है बस उसी का एक एप्लीकेशन है। देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट, कुछ नया कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखेंगे, बस जो आपने पढ़ा है उसी को थोड़ा सा ऐसा मिला के एक एप्लीकेशन है, दैट इज़ यूडियोमेट्री। इसमें होता क्या है कि एक यूडियोमीटर होता है, जो कि एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी गैस का वॉल्यूम मेजर करके आपको बता देता है कि हाँ यार इस गैस की वॉल्यूम इतनी है, इस गैस की वॉल्यूम इतनी है। वो कैसे करता है, उसका वर्किंग कैसा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। बस आप समझ लीजिए कि हाँ एक डिवाइस है जो रिएक्शन के दौरान निकल रही गैसेस के वॉल्यूम की जानकारी आपको दे देता है। ठीक, तो ये बताओ, जब हम एक रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री लिख रहे हैं, जैसे कि मानो आप ऐसे लिख रहे हो A+2B फॉर्म्स C, मान लो एक रैंडम रिएक्शन आपने लिखा, तो आप बोल रहे हो कि इसका 1 मोल और इसका 2 मोल रिएक्ट करके इसका 1 मोल बना रहे हैं। मान लो ये पूरे रिएक्शंस गैसियस रिएक्शंस है, सपोज करो ये गैसियस है रिएक्शन। जी हाँ, यूडियोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो गैसियस रिएक्शन में ही लग पाएगा। क्यों है ऐसा, अभी समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मान लो ये गैसियस रिएक्शन, तो यहां पर क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया यूडियोमीटर एक डिवाइस है जो कि गैसेस की क्या मेजर करता है, वॉल्यूम मेजर करता है।
वॉल्यूम मेजर करता है, और एक्सपेरिमेंटली वॉल्यूम मेजर कर पाना आसान है। मोल्स कब तक मेजर करोगे यार, मोल्स कैसे मेजर करोगे, उसका कितना मोल है उसका, उससे बेहतर काम होता है कि आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं अगर गैसियस रिएक्शन है तो क्या होगा कि अगर हम एज्यूम करें कि जितने भी गैसेस हैं, हम ये एज्यूम करें, हाँ बिल्कुल ये एजम्पशन यहाँ पर है, ये आपको मैंने पहले ही कहा है कि बाय डिफॉल्ट हम ऐसा ही मानते हैं पढ़ते समय। एज्यूम करिए कि जो गैसेस हैं वो आइडियल है, गैसेस आर आइडियल। तो अगर ये गैसेस आइडियल है सो दे विल बी फॉलोइंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अगर प्रेशर आर और टी ये कंडीशंस कांस्टेंट है, जी हाँ वो रिएक्शन के दौरान प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो अगर वो कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स के। तो इसका मतलब अगर मैं मोल्स लिख रहा हूँ कि एक मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इसके 1 लीटर के लिए इसका 2 लीटर चाहिए, इसके 1 लीटर के लिए इसका 2 लीटर चाहिए, तो इससे 1 लीटर ऑफ सी बनेगा। अब आप यहां पर ये कंफ्यूज ना हो, एक कंफ्यूजन यहां पर आती है इमेजिन करने में, क्या कि सर अब एक ही कंटेनर है, सुनना इस बात को थोड़ा समझना, अभी समझ लो तो ये आगे जितने भी फिजिकल के चैप्टर पढ़ोगे जब भी कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा 1 लीटर 2 लीटर 1 लीटर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या लगता है कि सर एक ही कंटेनर है, अब इसमें अंदर गैसेस भरे हुए हैं, मान लो गैस ए भरा हुआ है, गैस बी भरा हुआ है, गैस सी भरा हुआ है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इसका वॉल्यूम 1 लीटर हो, इसका 2 लीटर हो, इसका 1 लीटर हो? भाई जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो तो कोई एक वॉल्यूम ही होगा, कंटेनर है, कंटेनर का तो कोई एक वॉल्यूम ही होगा, तो वही वॉल्यूम ए का भी है सर, वही बी का, वही सी का, ऐसा ना होना चाहिए। आप ऐसा कैसा बोल सकते हो कि आप 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर अलग अलग वॉल्यूम एक ही कंटेनर में है, रिएक्शन हो रही है, तो ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो आप इसको समझिए ये किस रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। ये 1 लीटर का मतलब है कि यदि ये ए अकेला होता इसी प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में तब उसकी वॉल्यूम 1 लीटर होती, क्योंकि हम उसको पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से इंडिपेंडेंटली रिलेट कर रहे हैं। हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है, जब हम इसको ये लिख रहे हैं तो वी आर इंडिपेंडेंटली रिलेटिंग दिस विद दिस, इन दोनों को ऐसे रिलेट कर। तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप, ये 1 लीटर 2 लीटर का क्या मतलब है? अभी ये मत सोचना कि वो एक ही कंटेनर में है तो 1 2 3 ऐसे कैसे हो रहा है। हाँ वो बात सही है, अगर वो एक ही कंटेनर में है तो वॉल्यूम जो होगा वो सिर्फ एक वॉल्यूम ही होगा जो तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। बट ये जो हम लिख रहे हैं ये किस सेंस से लिख रहे हैं ये समझो आप, ये किस सेंस से लिख रहे हैं ये समझो। 1 मोल मतलब 1 मोल का 1 लीटर लिख रहे हैं, मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये गैस अकेले है, मतलब उसके अमाउंट को ही बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो अकेले है इस प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में और उसका 1 मोल है तो उसका 1 लीटर वॉल्यूम होगा उस अकेले कंटेनर में। तो ये कॉन्सेप्ट है यूडियोमेट्री का कि आपको चीजों को मोल्स में ना देके किस में दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम में दिया हुआ रहेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्वेश्चंस इसके भी कराऊंगा भाई आइडिया देने के लिए, पहले छोटी सी थ्योरी, फिर से बोल रहा हूँ छोटी सी थ्योरी होती है मोल कंसेप्ट में, फिर थोड़े से प्रॉब्लम्स में एप्लीकेशन सीखते हैं आप। सपोज करिए ये A+2B फॉर्म्स C, ये लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? सो आपने 1 मोल के लिए 2 मोल के से बनेगा वो 1 मोल ऐसा लिख रहे थे, अभी आप ऐसे लिखोगे V वॉल्यूम से इसका 2V वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा और बनेगा इसका V वॉल्यूम। अब ये ध्यान रखना है कि जब आप V लिख रहे हो तो ये वॉल्यूम सेम यूनिट्स में होनी चाहिए, ये वॉल्यूम सेम यूनिट्स में होनी चाहिए, या तो लीटर्स में हो तो सभी लीटर में, ml में है तो सभी ml में, कॉमन सेंस है, इसमें कोई बहुत बताने वाली बात नहीं। और सर अगर मान लो गैस ना हो के कोई सॉलिड है तो क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। सॉलिड के लिए आप यूडियोमेट्री नहीं लगाएंगे, जैसे सपोज करो ये सी सॉलिड होता तो फिर सॉलिड के लिए हम ये यूडियोमेट्री नहीं बता पाते।
कि उसका कितना वॉल्यूम बनेगा, ये नहीं बता पाएंगे, बिकॉज सॉलिड्स का वॉल्यूम लगभग नेग्लिजिबल होता है गैसेस के कंपैरिजन में। और सॉलिड्स के लिए यू कैन नॉट अप्लाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। फर्स्ट ऑफ ऑल you cannot apply PV is equals to nRT. Here we are replacing moles with volume, assuming that the gases are ideal, and ideal gases ही हो सकती हैं, liquid solid ऐसा नहीं होता है। तो अगर मानो ये C solid होता तो क्या करते? हाँ, तो ये जरूर बता पाते कि V वॉल्यूम A के लिए 2V वॉल्यूम B का लगता है, बट V वॉल्यूम C का बनता है नहीं, ये बोलना ठीक नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा इसमें। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि वॉल्यूम, और मैंने क्या बताया आपको, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल का कंसेप्ट लगाइए। और यूडियोमेट्री का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, बुकिश डेफिनेशन, तो भी लिख सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन गैसियस रिएक्शंस in which at least two components are gases and their amount is given in terms of volume measured at same pressure and temperature। जी हाँ, वही बात लिखी हुई है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की। नाउ एक इंपॉर्टेंट टेबल भी आएगा, एक इंपॉर्टेंट टेबल है, वो आपको क्वेश्चंस में यूज होता हुआ दिख सकता है, तो मैं थोड़ा बता देता हूं उसके बारे में। क्या होता है कि जो गैसेस आपके, गैसेस जो भी है, जो भी गैसेस है, गैसेस से रिलेटेड है तो थोड़ा बता देते हैं। गैसेस का कितना मास, गैसेस का कितना मास इवॉल्व हुआ है, इसको भी बताने का एक तरीका होता है। कैसे? कुछ गैसेस की प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अमोनिया जो है पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, पानी का मास मेजर करेंगे 10 ग्राम है, अमोनिया पास कराए, अब पानी का मास 13 ग्राम 14 ग्राम हो गया, तो हमने ये बोला कि हाँ अमोनिया 4 ग्राम था, बिकॉज अमोनिया को पानी कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह से अलग अलग गैसेस अलग अलग लिक्विड्स या कुछ सॉलिड्स में डिसॉल्व होते हैं, मतलब डिसॉल्व बोलने से अच्छा एब्जॉर्ब होते हैं मैं बोलूंगा। ठीक है, तो इसका भी रोल आपको क्वेश्चंस में मिल सकता है, तो ये भी आपको आइडिया, इंफॉर्मेशन है, होना चाहिए। तो अलग अलग सॉलिड्स या फिर अलग अलग सब्सटेंसेस में अलग अलग गैसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाँ, कंप्लीटली एब्जॉर्ब होने चाहिए, तभी हम ये कंसेप्ट यूज कर पाएंगे। थोड़ा सा पार्शियली एब्जॉर्ब हुआ, गैस उड़ गया निकल गया, थोड़ा सा एब्जॉर्ब हुआ, तो उस प्रॉपर्टी का फिर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो कुछ 2-4 चीजें हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर ऐसा टेबल बना लो, यहाँ गैस लिख लो, और ये टेबल आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। एब्जॉर्ब्ड बाय, किससे किससे एब्जॉर्ब हुआ, जैसा कि मैंने बताया आपको, अमोनिया हो गया, HCl हो गया, ये जो गैसेस है ये पानी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दे आर एब्जॉर्ब बाय वाटर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, क्लोरीन हो गया, ये जो गैसेस है ये एक्वस बेस में डिसॉल्व होते हैं। जनरली KOH यूज किया जाता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH, उसमें डिसॉल्व होते हैं। ऑक्सीजन और ओजोन की बात करता हूं पहले। ऑक्सीजन एल्कलाइन पाइरागैलॉल में, एल्कलाइन पाइरागैलॉल में एब्जॉर्ब होता है। नो नीड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला एंड कॉम्पोजिशन ऑफ दैट पाइरागैलॉल, बस आप ये नाम याद रखें। ओजोन जो है, हाँ ओजोन काफी फेमस है, टर्पेंटाइन ऑयल में, ये टर्पेंटाइन ऑयल में ओजोन एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड वाटर, तो वाटर गैसियस तो पता भी होगा आपको, सिलिका होती है, सिलिका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करती है, तो सिलिका जेल में वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। सिलिका जेल या फिर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, यही यूज करना है। ठीक है, ये मत सोचना अच्छा सर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की जगह एनहाइड्रस NaCl भी ले सकता हूं मैं। हाँ ठीक है, उसमें भी एब्जॉर्ब होता है, बट वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट्स वी नीड प्रिसीजन, कि भाई ऐसा नहीं कि कोई अगर एक सब्सटेंस है जो 90% एब्जॉर्ब कर रहा है, एक सब्सटेंस है जो 99% एब्जॉर्ब कर रहा है,
तो हम तो 99% वाले को चूज करेंगे बिकॉज वी नीड एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी। तो इस तरह से ये बनाया गया, ऐसे नहीं कि कोई थोड़ा भी अब्जॉर्ब कर ले रहा है तो उसी को लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। या फिर यहां पर लिखा मैंने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये यूज होता है। ठीक है, तो चले अब थोड़ा सा यूडियोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इससे थोड़ा आइडिया होगा आपको। Okay, so let us take these questions. Question number 1. So when 0.031 1 नहीं है यार, वो लीटर है, ठीक है, 1 नहीं है, वो लीटर है। 0.03 liter of a mixture of hydrogen and hydrogen oxide exploded. This much liters of oxygen remained. The mixture contains by volume कितना ऑक्सीजन था, ये बताना है। ठीक है, बढ़िया है। देखिए, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करिएगा जब आप लिखते हैं। पता है आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से वाटर जो बनता है उसमें एक स्पार्क देना पड़ता है और उससे एक्सप्लोजन होता है। हाइड्रोजन आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, एक स्पार्क दे दीजिए, एक्सप्लोजन होगा, एक्टिवेशन एनर्जी अचीव होगी और रिएक्शन हो जाएगा, पानी बन जाएगा। पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स आप देख सकते हो। जिस भी वेसल में आपने उस एक्सप्लोजन को कराया है, आप उसके अंदर पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देख सकते हो बनते हुए। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो लिमिटिंग होगा खत्म हो जाएगा, जो एक्सेस होगा वो बच जाएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट। एंड अब यहां पर अगर मुझे अप्लाई कर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स वाटर, बैलेंस कर लो। अब एक चीज आपको क्लियर कट समझ आ रही है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके अगर वाटर बना रहा है, इसका मतलब ये भी गैशियस है, ये भी गैशियस है और बना है H2O जो कि लिक्विड है। सो अगर इसका V वॉल्यूम लगेगा तो इसका V/2 वॉल्यूम लगेगा। बट क्वेश्चन में बता दिया गया है कि दिस मच लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिमेन्ड, मतलब वो एक्सेस में है। तो एक बात आप बहुत क्लियर कट नहीं बता सकते कि V वॉल्यूम प्लस V/2 वॉल्यूम, ये दोनों वॉल्यूम्स रिएक्ट हुए, प्लस क्योंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग है तो वो रह गया, प्लस जो एक्सेस में था 0.003 लीटर, ये मिलाकर होगा 0.03 लीटर्स जो कि इनिशियल मिक्सचर था। अब आप इससे बहुत इजीली V निकाल सकते हैं। V फाइंड करने पर आ रहा है 0.009 लीटर्स। और अब आप इससे बताना है ऑक्सीजन कितना था। तो ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन इनिशियली टोटल इतना था और अब बस आप निकाल लीजिए इतना ऑक्सीजन था। V/2, तो V ये है, V/2 दैट प्लस दिस वाज ऑक्सीजन आउट ऑफ 0.03। अब तो परसेंटेज निकालना है, उसमें कुछ रहा नहीं। सो आंसर इज 40% आ रहा है आंसर। तो आंसर इज 40% ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इनिशियली। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन बताया मैंने यूडियोमेट्री का। एक आंख और देखते हैं और फिर अगली क्लास में थोड़े और ज़्यादा देखेंगे हम इसको, क्योंकि सिर्फ 2-3 से नहीं होगा, थोड़े इसके क्वेश्चंस और कराने पड़ेंगे। सो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, क्या बोल रहा है, अ वॉल्यूम ऑफ 100 ml ऑफ एयर कंटेनिंग ओनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मान लो एयर है जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, is taken in a jar over water. NO is slowly passed till no more brown fumes appear in the gas jars. अब देखो, ये आपका गैस जार है और इसमें गैस जार में वॉल्यूम ऑफ 100 ml ऑफ एयर कंटेनिंग ओनली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एयर लिया गया है, यही दोनों चीजें हैं और इसका 100 ml लिया गया है, इसका 100 ml लिया गया है। नाउ NO को स्लोली इसमें पास कराया गया, NO इज स्लोली पास्ड टिल नो मोर ब्राउन फ्यूम्स अपीयर। अब यहाँ एक इंफॉर्मेशन लगेगा, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि NO और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म NO2 और NO2 के होते हैं ब्राउन फ्यूम्स। तो देखो यहां पर बोल रहा है तब तक NO डालो जब तक ब्राउन फ्यूम्स
और एक्स्ट्रा बनना बंद ना हो जाए। तो ब्राउन फ्यूम्स कब तक बनेगा? जब तक ऑक्सीजन है। इसका मतलब ब्राउन फ्यूम्स बनना रुक गया, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन अब खत्म हो चुका है। तो इस रिएक्शन को देखें, अगर आपने 42 ml नाइट्रोजन डाला है, 42 ml अगर नाइट्रोजन डाला है तो ऑक्सीजन 21 ml लगा होगा, दैट इज वेरी श्योर V और V/2। ये कितना बना होगा उससे मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर वुड बी 100 ml था, उसमें से 21 ml आपके पास। देख रहे हो, एक्सपेरिमेंटली भी इसी तरह से डिटरमाइन करते हैं। हाँ, वो आपको थोड़ा केमिस्ट्री समझ आने लग रही होगी। ऐसे ही एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं। एक इनडायरेक्ट मेथड आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, और एक्यूरेसी के लिए थोड़े और चीज़ें इसमें ऐड करी जाती हैं, बट इससे एक आइडिया मिल रहा होगा, अच्छा इस तरह से पता किया जा सकता है। तो ऑक्सीजन 21% है, तो ये बचा हुआ 79% हुआ। तो ये थोड़ी बहुत आपको बेसिक आइडिया दी मैंने यूडियोमेट्री की। तो अब जो बचा हुआ पोर्शन है, we will be doing it in the next class. So what we will be doing in next class, let me tell you. नेक्स्ट क्लास में हम यूडियोमेट्री के थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे। अभी यूडियोमेट्री के थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम सीक्वेंशियल और पैरेलल रिएक्शंस क्या होते हैं उसका इंट्रो देंगे, और कुछ परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज प्योरिटी जैसी छोटी मोटी चीज़ें उनको आपको पढ़ाएंगे। So this we will be doing in the very next lecture, that is lecture number 7. I hope you are enjoying all the lectures of mole concept. Do subscribe the channel, share the videos and install the Chem IIT app from the description box. और फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आप बिल्कुल अवेल करें और थियरीज अपनी स्ट्रॉन्ग करें, और जेईई एडवांस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।